मैं बिलाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डाउटनेट पर। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे अपने घरों में एकदम सुरक्षित हैं, एकदम स्वस्थ हैं और एकदम तंदुरुस्त भी हैं और क्या कर रहे हैं। और आप सभी बच्चे हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग, इंपॉर्टेंट, ज्ञानवर्धक और सुपर फैंटास्टिक क्लास का इंतजार कर रहे हैं। हम किन के साथ बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं अपनी क्लास 9th के प्यारे बच्चों के साथ। हमारा सब्जेक्ट है सामाजिक अध्ययन और इस सामाजिक अध्ययन विषय में आप और मैं एक नए अध्याय को शुरू करेंगे। हमारे इस अध्याय का नाम है जीविका, अर्थव्यवस्था एवं समाज और उसी के साथ वन्य समाज और उपनिवेशवाद। तो इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें हम इस अध्याय के बारे में समझेंगे। हम लोग अपनी आज की क्लास में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे वन्य समाज और उपनिवेशवाद, यानी कि दुनिया के अलग अलग देशों में क्या रहा बच्चों, दुनिया के अलग अलग देशों में जब किसी यूरोपीय देश ने किसी देश को गुलाम बनाया, ठीक है, गुलाम का मतलब क्या है, उपनिवेश बनाया, तो उस उपनिवेश को बनाने के बाद उस देश के आदिवासियों के साथ कैसा बर्ताव किया गया, व्यवहार किया गया, और ऐसे ही वहां के जंगलों के साथ किस तरीके का व्यवहार किया गया, इसका आज की क्लास में हम लोग अध्ययन करेंगे। और उपनिवेशिक शासनों का जंगलों पर क्या असर रहा, क्या इन्होंने जंगलों को बढ़ाया, क्या इनकी वजह से जंगल समाप्त हुए, क्या इन्होंने क्या करा बच्चों, जंगलों को अच्छा होने, विकसित होने में सहायता करी। हम इन्हीं दो महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप सभी की स्क्रीन पर वन्य समाज और उपनिवेशवाद यही बात लिखी हुई है। आप सभी बच्चे जानते हैं वन का मतलब होता है जंगल, यानी कि जंगल में रहने वाला समाज, यानी फिर जंगल में रहने वाला समुदाय। मुख्य तौर पर जो लोग जंगल में रहते हैं या फिर क्या कहलाते हैं बच्चों, जंगल के अंदर रहते हैं, उन्हें आप लोग आदिवासी कहते हैं। देखिए, जब भी हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं, और अधिकतर जब भी हम लोग इतिहास का अध्ययन करते हैं तो लोगों को लगता है कि इतिहास तो राजाओं के बारे में या फिर क्या है, जीत कर जो जीतते हैं, क्या है बच्चों, योद्धाओं के बारे में होता है। आप लोगों ने अध्ययन किया है इतिहास के संदर्भ में, आपने अलग अलग देशों की अलग अलग लड़ाइयों के बारे में पढ़ा, आपने अलग अलग क्रांतियों के बारे में पढ़ा, आप लोगों ने क्रांतियों के अलग अलग स्वरूपों का अध्ययन किया। लेकिन जब भी हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो ये सिर्फ लड़ाइयों का नाम नहीं है, ये सिर्फ राजाओं के और उनके परिवारों के बारे में जानने का, अध्ययन करने का तरीका नहीं है। अपितु इतिहास तो हमें बताता है कि किसी तिथि विशेष में, यानी कि भूतकाल के अंदर, यानी कि पास्ट समय में, पिछले समय में वहां के राजा, किसी क्षेत्र के राजा, किसी क्षेत्र की आम जनता और किसी क्षेत्र के आदिवासी कैसे जीवन व्यतीत करते थे। हम इतिहास को पढ़ते क्यों हैं? हम इतिहास को इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि इतिहास के अध्ययन से हमें पता चलता है कि पुरानी क्या गलतियां हुई और आने वाले भविष्य में उन गलतियों से सीखते हुए हम उन गलतियों को ना दोहराने की कोशिश करते हैं। हमारी आज की क्लास में हम यही बात कर रहे हैं कि इतिहास के इस विषय में, इतिहास की इस पुस्तक में इस चैप्टर का अध्ययन करने की जरूरत क्यों पड़ गई। हम क्यों राजाओं के बारे में हमेशा जानते हैं, है ना, इतिहास में, और किन के बारे में जानते हैं, योद्धाओं के बारे में। क्या इतिहास सिर्फ राजाओं और योद्धाओं का होता है? नहीं, इतिहास समाज, कोई देश, कोई शहर, सभी का होता है। इसीलिए हम लोग अपनी आज की क्लास में आदिवासी लोगों का अध्ययन करेंगे, क्योंकि किसी काल विशेष में, चाहे भारत के संदर्भ में हो या फिर दुनिया के और दूसरे गुलाम वाले देशों में हो, वहां पर आदिवासियों की बहुत बड़ी क्या रही थी बच्चों, उपयोगिता रही थी अपने देश को एक करने में या फिर अपने देश को मजबूत करने में। डिस्कशन करेंगे कि जब भी हम लोग किसी समाज के क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग समूहों का अध्ययन करते हैं, अलग अलग समूहों का, हम लोग शहर के लोगों का अध्ययन करते हैं, हम लोग गांव के लोगों का अध्ययन करते हैं, हम लोग चरवाहे लोगों का अध्ययन करते हैं, है ना, हम भाषा के आधार पर लोगों का अध्ययन करते हैं, हम लोग धर्म के आधार पर लोगों का अध्ययन करते हैं। लेकिन क्या है बच्चों, एक ऐसा समाज भी मौजूद है हर देश के अंदर, दुनिया के हर देश के अंदर, जो मुख्य तौर पर जंगलों में रहता है, जो ना तो शहरी है, ना तो ग्रामीण है, ना तो चरवाहे हैं, ना ही किसी एक भाषा विशेष को बोलते हैं और ना ही किसी धर्म विशेष को मानते हैं। इनकी अपनी भाषा, इनका अपना धर्म, इनका अपना क्या होता है बच्चों, बोलने का तरीका, परिधान, कपड़े पहनने का तरीका होता है, और इन्हें आप लोग क्या कहते हैं, आदिवासी कहते हैं। तो ये बताया गया कि समाज के अंदर क्या होते हैं बच्चों, अलग अलग समूहों की बात होती है। इतिहास समाज के अलग अलग स्वरूपों, अलग अलग लोगों की बात करता है। इतिहास में सिर्फ राजा रानियों की या फिर योद्धाओं की, शहरी लोगों की या फिर ग्रामीण लोगों की बात नहीं होती है, बल्कि सभी का डिस्कशन किया जाता है, सभी का अध्ययन किया जाता है। गांवों और शहरों के समाज और अर्थव्यवस्था की बात तो की ही जाती है जब भी हम लोग बात करते हैं किसके अंदर, इतिहास के अंदर। लेकिन इसके साथ साथ क्या है बच्चों, हम मुख्य तौर पर इन लोगों का भी अध्ययन करते हैं जो आदिवासी
कहलाते हैं। जब भी हम लोग इतिहास की बात करते हैं तो ये मुख्य तौर पर राजाओं और क्या है बच्चों, योद्धाओं के बारे में नहीं होती, ये समाज के सभी लोगों के बारे में होती है। मुख्य तौर पर जो इतिहास होता है वो आपको बताता है कि पुराने समय में शहर कैसे थे, पुराने समय में गांव और शहर कैसे थे, हमें उनका अध्ययन कराता है। हमारी अब इस महत्वपूर्ण बिंदु को देखिए, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसा बहुत कम होता है, क्या होता है बच्चों, ऐसा बहुत कम ही होता है कि हम लोग इतिहास का अध्ययन कर रहे हों और हम आदिवासी लोगों के बारे में पढ़ें। आप लोग क्लास क्या है बच्चों, पिछली क्लासेस के अंतर्गत भी आपने देखा होगा, तो मुख्य तौर पर आप लोगों ने आदिवासियों के संदर्भ में कम ही जानकारी को प्राप्त करा होगा। लेकिन अब आप एक नई क्लास में आए हैं, आपके पास एक नया क्या है बच्चे, दृष्टिकोण होना चाहिए। ये भी हमारे समाज में विद्यमान लोग हैं, इनकी भी उपयोगिता है, इसी कारण आप लोग इनका अध्ययन कर रहे हैं। देखिए, ध्यान से देखिए, क्या है बच्चों, ऐसा बहुत कम ही होता है कि हम लोग इतिहास में क्या है बच्चों, उनके बारे में बताया जाए जो हमारे आसपास नहीं है। आदिवासी लोग हमारे आसपास उपस्थित नहीं है, लेकिन हम लोग इनका अध्ययन कर रहे हैं क्योंकि इनकी उपलब्धता, इनकी क्या है बच्चों, उपयोगिता हमारे समाज में है। ये भी हमारे समाज के अभिन्न भाग है, ये भी हमारे देश के ही अपने नागरिक हैं। ठीक है, देखिए, ये क्या है बच्चों, समाज के हाशिए से दूर ही रहते हैं। जब भी हम लोग आदिवासी लोगों की बात करते हैं, ये क्या रहते हैं, समाज से दूर रहते हैं। क्या ये शहरों में जाते हैं? नहीं। क्या ये गांवों में जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या इनके बच्चे स्कूल जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। अब एक बच्चा कहेगा हाँ हाँ कितना अच्छा जीवन होता होगा, स्कूल नहीं जाते हैं। बहुत जटिल जीवन होता है, बहुत ही मुश्किल जीवन होता है। ये लोग समाज से दूर होते हैं। क्या होते हैं आदिवासी लोग? मुख्य तौर पर समाज की जो बिल्कुल मेन धारा होती है, ये दूर होते हैं। ये प्राचीनतम तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। ये उस तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं जैसे प्राचीन समय में आपके और मेरे पूर्वज करा करते थे। कच्चे घरों में रहते हैं, मांस को खाते हैं, ठीक है, फल फूल को खाते हैं, शिकार करते हैं और उसी के द्वारा अपनी आजीविका को चलाते हैं। हाँ, अधिकतर लोग अब क्या हुए बच्चों, मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं, यानी कि शहरों गांवों में आने लगे हैं। लेकिन अभी भी बहुत से जो आदिवासी लोग हैं भारत के संदर्भ में या फिर दुनिया के और दूसरे देशों के संदर्भ में, वो अभी भी क्या करते हैं, अपने ही क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। आदिवासी, इन्हीं को आप लोग क्या कहते हैं, आदिवासी, यानी कि क्या है बच्चों, वनों में और उसके आसपास जो रहने वाले लोग होते हैं उनको इस श्रेणी में रखा जाता है। तो एक नंबर का सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, आदिवासी कौन होते हैं बच्चों? आदिवासी का मतलब होता है वो लोग जो क्या करते हैं, जंगलों में रहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने एक और शब्द सुना होगा, आदि मानव। आदि मानव का मतलब क्या होता है? आदि मानव का मतलब होता है प्राचीन आदमी। ठीक है, तो जो लोग क्या करते हैं बच्चों, प्राचीन आदमी होते हैं, जो करोड़ों साल पहले, लाखों साल पहले हमारे भारत में रहते थे, दुनिया में रहते थे, उनको आप लोग आदि मानव कहा करते थे। अब उसी से संबंधित एक शब्द है आदिवासी। आदिवासी का मतलब क्या है कि ये लोग वर्तमान समय में तो रहते हैं, जिस समय विशेष में, जिस साल में हम रह रहे हैं उसी साल में ये रहते हैं, है ना। लेकिन क्या बात है भैया, बात ये है कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मुख्य तौर पर अभी भी प्राचीनतम तरीके से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। पुरानी ही संस्कृति, पुरानी ही सभ्यता, पुराने तरीके से जीवन को व्यतीत करना, ये उसी को पसंद करते हैं और इसी कारण इनको आदिवासी शब्द की संज्ञा दी गई है। कहाँ रहते हैं? जंगलों के आसपास रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों के आसपास रहते हैं। और इस अध्याय में हम क्या करेंगे, जंगलों के बारे में जानेंगे और इन जंगलों में रहने वाले जो आपके अलग अलग समाज हैं, जिनको आप लोग आदिवासी कह रहे हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और ये देखेंगे कि जब किसी देश ने किसी देश को गुलाम बनाया, जैसे भारत को गुलाम बनाया गया, इंडोनेशिया को गुलाम बनाया गया, दुनिया के और देशों को गुलाम बनाया गया, तो जब किसी देश ने भारत को जब गुलाम बनाया गया तो भारत के आदिवासी लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा। इंडोनेशिया को गुलाम बनाया गया तो इंडोनेशिया के क्या है बच्चों, जो आदिवासी लोग थे उन पर क्या व्यवहार हुआ, क्या प्रभाव हुआ, उसका आप और मैं अध्ययन करेंगे। बिल्कुल ध्यान से बात को सुनिएगा। आपके सामने जो बातचीत की जाएगी वो बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में की जाएगी। किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन आपके समक्ष नहीं रखा जाएगा। शुरू से लेकर आखिर तक चैप्टर की पूरी कहानी बहुत ही सीधे सरल शब्दों में रहेगी। अभी अभी हम लोगों ने इस पाठ को पढ़ना क्यों जरूरी है उसका अध्ययन किया। अब यहां से हम लोग कुछ और गहराई वाली बात आप सभी से करेंगे इस चैप्टर के संदर्भ में। बिल्कुल ध्यान से सुनिए, जो चीजें इंपॉर्टेंट लगे उनको नोट डाउन कीजिए। आपका पूरा फोकस क्लास के कक्षा के अंतर्गत होना चाहिए। चलिए जी, शुरू कर लेते हैं। यहां पर हम बात करते हैं कि इस अध्याय में हम लोग मुख्य तौर से भारत के आदिवासियों की स्थिति के बारे में जानेंगे। हम ये देखेंगे कि हमारे भारत में जो आदिवासी लोग रहते हैं वो प्राचीन समय से कैसे रहते थे, ठीक है, और वर्तमान समय में उनकी स्थिति किस रूप में है उसका अध्ययन करेंगे। और उसी के साथ साथ हम लोग जावा के जंगलों में रहने वाले क्या है बच्चों, आदिवासी, उनका भी अध्ययन करेंगे। ये जावा कहाँ पड़ता है? जावा, जावा है ना, जावा कहाँ पड़ता है भैया?
ये जावा पड़ता है इंडोनेशिया में। एक द्वीपीय देश है, बहुत सारे आइलैंड हैं, उन सभी आइलैंड को मिलाकर एक देश बना है, नाम है उसका इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में ही एक क्षेत्र है जावा, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो भारत में पाए जाने वाले आपके मुख्य आदिवासियों के बारे में जानेंगे। ऐसे ही इंडोनेशिया एक देश है, उसके अंदर मौजूद जो आपके क्या है बच्चों, आदिवासी हैं, वो किस तरीके से रहते थे, जब उस क्षेत्र को गुलाम बनाया गया तो उन लोगों ने कैसा विरोध किया, हम इसका अध्ययन करने वाले हैं। क्लास बहुत ही सिंपल है, चलिए अब शुरू करते हैं। यहां पर आपके सामने क्या है बच्चों, हम लोग ये देखेंगे कि जब जावा को यानी कि इंडोनेशिया का जो क्षेत्र था वहां के जंगलों को नुकसान पहुंचाया गया, जब उस क्षेत्र को गुलाम बनाया गया तो वहां के जितने भी जंगल थे, क्या थे बच्चों, जंगल थे, पेड़ पौधे थे, उनको नुकसान बनाया गया और उनको काट दिया गया। आपके सामने क्या है बच्चों, कुल्हाड़ी से कटा हुआ एक मजबूत वृक्ष पड़ा है और इन पेड़ों को बुरी तरीके से काटा गया। कहां पर, जावा के अंदर भी, भारत के अंदर भी। ठीक है, अब क्या होता है बच्चों, जंगल की जो विविधता थी वो तेजी से कम होने लगी। जब कोई देश गुलाम बना, जैसे भारत के संदर्भ में ही हम लोग बात करें, जब हमारा प्यारा भारत था, भारत को जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया तो आपको पता है भारत के अंदर जो जंगल थे वहां पर अलग अलग प्रकार के, विविधता का मतलब क्या होता है, अलग अलग प्रकार के पेड़ हुआ करते थे, पौधे हुआ करते थे। लेकिन अंग्रेजों के आ जाने के बाद क्या है बच्चों, अंग्रेजों के आ जाने के बाद मुख्य तौर पर यह होता है कि जंगलों में जो पेड़ों की विविधता थी, यानी कि पेड़ों का अलग अलग होना था, वो अब समाप्त होता चला गया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने क्या करा बच्चों, जहाज बनाने के लिए, रेलवे लाइन बिछाने के लिए क्या करा, मुख्य तौर पर इन सभी पेड़ों को काटना शुरू कर दिया अपने फायदे के लिए। जैसे उन्होंने चरवाहों को विवश किया था कि वो क्या करने लगे, वो किसान बन जाएं ताकि जिससे अंग्रेजों को फायदा हो, ऐसे ही वो आदिवासियों के घरों को भी समाप्त करेंगे, पेड़ पौधों को काट देंगे और क्या करेंगे, यहां से लकड़ियां ले जाकर जहाज बनाएंगे और क्या करेंगे, रेलवे लाइन बिछाएंगे, रेल की पटरी को बिछाएंगे। तो जावा के अंदर भी और हमारे भारत के अंदर भी जो आदिवासी थे, जिन घरों में, जिन जंगलों में वो रहा करते थे, जो उनके घर थे, उनको समाप्त किया गया। जंगलों के अंदर पाए जाने वाले जो आपके अलग अलग पेड़ थे वो उससे बहुत तेजी के साथ समाप्त होने लगे। अब देखिए यहां पर एक बात आपसे की जा रही है, औद्योगिकरण के दौर में क्या होता है बच्चों, औद्योगिकरण की बात हो रही है। औद्योगिकरण का मतलब क्या होता है, औद्योगिकरण का मतलब होता है कि दुनिया के अंदर क्या होने लगा, अब फैक्ट्रियां बनने लगी। फैक्ट्री का मतलब क्या होता है भैया, कारखाने बनने लगे। क्या होने लगा, अब कारखाने बनने लगे, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली गई, बड़े बड़े उद्योग धंधे खोले गए और मुख्य तौर पर ये सभी उद्योग धंधे, ये सभी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खोली गई थी। कहां पर, यूरोप के अंदर, इंग्लैंड में खोली गई थी और उसी के साथ आसपास के दूसरे क्षेत्रों में खोली गई। औद्योगिकरण के दौर में, औद्योगिकरण कब से कब तक हुआ, 1700 से लेकर 1995 तक का जो समय रहा, इसको आप लोगों ने औद्योगिकरण की संज्ञा दी है। तो औद्योगिकरण के दौर में क्या होता है बच्चों, उद्योग बढ़े, बहुत तेजी के साथ उद्योग धंधे खुले, काम बढ़ने लगा, कारखाने खुलने लगे, खेती बहुत तेजी के साथ होने लगी। उसी के साथ क्या है बच्चों, चारागाह और भी चीजें बढ़ने लगी। इसे 1885 मानकर चलिए, क्या है बच्चों, 1895 ये साल है। 1700 से लेकर 1895 का जो आपका समय विशेष रहा है, ये उद्योग वाला रहा है। इसमें बहुत ज्यादा तेजी के साथ यूरोप के अंदर उद्योग धंधे खुले, कारखाने खुले और क्या हुआ, अब बड़े तौर पर क्या होने लगा, इंडस्ट्रियां बिछाई जाने लगी। अब क्या होता है, देखिए ईंधन के लिए मुख्य तौर पर जब आपने क्या कर दिया, आपने फैक्ट्रियां तो लगा दी हैं, बहुत सारी आपने फैक्ट्रियां खोल दी। अब इन फैक्ट्रियों के अंदर जो मशीनें हैं, इन फैक्ट्रियों के अंदर क्या है बच्चों, जो बड़े बड़े कारखाने हैं, इन कारखानों में क्या है बच्चों, जो ईंधन है जिसके द्वारा मशीनें चलेंगी, क्योंकि जब तक बिजली का उत्पादन नहीं हो पाया था, इन मशीनों को चलाने के लिए कहीं ना कहीं ईंधन की आवश्यकता होती थी, ऊर्जा की आवश्यकता होती थी। और ये ऊर्जा कहां से प्राप्त हो रही थी, लकड़ियों के जलाने से ही प्राप्त की जा रही थी। तो कारखानों के अंदर जो ईंधन की आवश्यकता थी वो मुख्य तौर पर लकड़ियों के द्वारा होती थी। और ईंधन की प्राप्ति के लिए क्या है बच्चों, लगभग 13.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर, बहुत बड़ा अंक है ये, बहुत बड़ा अंक है। दुनिया के अंदर क्या हुआ, उद्योग धंधे बढ़ने लगे और जैसे जैसे उद्योग धंधे बढ़ने लगे वैसे वैसे क्या होने लगा, अब जरूरत होने लगी ज्यादा ईंधन की, ज्यादा एनर्जी की। और ज्यादा एनर्जी कहां से प्राप्त होगी उस समय विशेष में, उस समय विशेष में जो ईंधन प्राप्त हो रहा था वो लकड़ियों के जलन के बाद ही प्राप्त हो रहा था। अब क्या किया जाता है कि औद्योगिकरण के लिए ज्यादा से ज्यादा जंगलों को काटा गया। ईंधन प्राप्ति के लिए क्या कर दिया गया, लगभग 13.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर जितने भी आपके क्या थे बच्चों, जंगल थे, उनको सफाया कर दिया गया, उनका सफाया कर दिया गया, वहां से पेड़ों को काटा गया, क्योंकि फैक्ट्री में उनको ईंधन के तौर पर प्रयोग करना था। अब इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब यह हो गया कि दुनिया के कुल क्षेत्रफल के 9.3% भाग में ही क्या रह गया, हिस्से से जंगल साफ हो गए। तो बहुत बड़ा क्या है बच्चों, दुनिया से 9.3% आपके जंगल समाप्त हो गए।
ठीक है, अगर हम क्या देखें, अगर हम देखें कि दुनिया के अंदर 100% आपके पास जंगल है, मान लीजिए इसके 9.3% जंगल समाप्त कर दिए गए थे। कितने सालों में? लगभग 200 सालों के अंतर्गत ही। किस लिए? क्योंकि मनुष्य ने फैक्ट्रियों को बनाया और उसी के साथ साथ क्या करा, अलग अलग चीजों को, फैक्ट्री के अंदर अलग अलग मशीनों को जलाने के लिए उसने क्या करा, ईंधन के लिए लकड़ी को काटना शुरू कर दिया, और जिससे बहुत बड़े तौर पर क्या हुआ, जंगलों का सफाया हो गया। जंगलों का सफाया हुआ तो जंगलों में जो रहने वाले जीव जंतु थे उनका भी सफाया हुआ, और वहां पर रहने वाले जो मनुष्य थे उनके भी जीवन पर खतरा आया। अब आगे की कहानी देखते हैं। ठीक है, जंगलों को बुरे तरीके से काटा गया। लगभग दुनिया का 9.3%, जो बहुत बड़ी संख्या में हमारे जंगल थे जिससे हमें बहुत सारी चीजें प्राप्त हो रही थी, वो क्या होता है, समाप्त कर दिया जाता है। जंगलों को साफ करने की प्रक्रिया को वन विनाश कहा जाता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहां से पेपर में पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि वन विनाश से क्या तात्पर्य है। तो आप सभी बच्चों ने वन विनाश का अर्थ समझा। जब बहुत बड़े स्तर पर क्या किया जाता है, जंगलों को काटा जाता है, जंगलों को साफ किया जाता है, एक साथ बहुत सारे पेड़ों को हटा दिया, उनको खाली जमीन के तौर पर रख दिया, उसी को वन विनाश कहा जाता है या फिर जंगल का विनाश कहा जाता है। और ये आपने कब देखा? ये आपने औद्योगिकरण के दौर में देखा, जब ईंधन की मांग थी तो ईंधन की पूर्ति के लिए लकड़ियों को काटा गया और इन लकड़ियों को ईंधन के तौर पर प्रयोग किया गया। ठीक है, जंगलों को क्या है बच्चों, जंगलों को कई सदियों से काटा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि लगभग पिछले 300 सालों से ही जंगल को काटा जा रहा है, उससे पहले भी जंगलों को काटा जाता था, जंगलों के पेड़ों को साफ किया जाता था। तो कई सदियों से जंगलों को काटा जा रहा है। लेकिन जब उपनिवेश का दौर आया, उपनिवेश का मतलब जब एक देश ने दूसरे देश को गुलाम बना लिया। ठीक है, प्राचीन समय से ही अगर आप भारत के राजाओं को देखेंगे, दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों के राजाओं को देखेंगे, तो मनुष्य जंगलों से ही अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे। जंगलों को ही काट, पेड़ पौधों को ही काट, पेड़ों को ही काट कर ईंधन की प्राप्ति करते थे और उससे अपना जीवन चलाते थे। लेकिन जब उपनिवेश दौर चलने लगा, जब कब्जा करने का दौर शुरू हो गया, जब एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाने लगा, फिर क्या होता है बच्चों, औपनिवेशिक युग में मुख्य तौर पर यह क्या होता है, ये बहुत तेजी से होने लगता है। जब भारत के अंदर अंग्रेज लोग आए थे तो अंग्रेज लोगों ने क्या करा था, मुख्य तौर पर भारत के जंगलों को शोषित करना शुरू कर दिया, कब्जा करना शुरू कर दिया। यहाँ के सारे पेड़ काटे, पेड़ों को काट काट कर अपने यहाँ ले गए, वहां पर क्या करा, अपने संसाधनों में उनको शामिल किया और अपना विकास किया। तो मुख्य तौर पर किसी भी देश के अंदर जो जंगलों का ह्रास हुआ है, वनों की समाप्ति हुई है, वनों का विनाश हुआ है, उसमें बहुत बड़ा कारण रहा है गुलामी बनना, या है बच्चों गुलामी प्रथा का शुरू हो जाना, कब्जा करना, उपनिवेश बनना। अगर हम लोग ये देखना चाहें, देखिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा आंकड़ा है आपको कि 16वीं ईस्वी में, क्या है बच्चों, 16वीं सदी की बात हो रही है ना, 16वीं सदी की बात हो रही है। 16वीं सदी की बात मतलब साल 1700 के आसपास की बात है। 16वीं सदी की बात है कि भारत के भूभाग का 6ठा भाग खेती के लिए इस्तेमाल होता था। क्या था बच्चों, भारत के अंदर मान लीजिए ये पूरा का पूरा भारत है, ठीक है, इसको हमने क्या करा है बच्चों, इसको हमने 6 भागों में बांट दिया। तो इसका एक भाग क्या था, एक भाग में खेती हो रही है और बाकी समस्त भाग में आपको क्या दिखते थे, जंगल दिखा करते थे। ध्यान से सुनिएगा, ये पूरा भारत है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, इसको अगर 6 बड़े भागों में बांट दिया तो इसमें 5 बड़े भागों में आपको जंगल दिखते थे, एक भाग में मात्र खेती होती थी। ठीक है, फिर क्या होता है बच्चों, फिर आप देखते हैं कि ये अब भाग धीरे धीरे बढ़ने लगेगा, खेती वाला भाग बढ़ेगा और जंगल समाप्त होते चले जाएंगे। और अब क्या हो गया है बच्चों, ये वर्तमान समय में बहुत ज्यादा ही बढ़ गया है। हमारे जो कुल भूमि है उसका लगभग क्या है बच्चों, 50% जमीन पर आपको क्या दिख जाती है, खेती दिख जाती है। और क्या हुआ, हमारे जंगल समाप्त हो गए। अब जंगल समाप्त हो गए तो जंगल में रहने वाले जीव जंतु, वहां पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, वहां पर पाए जाने वाले हमारे आदिवासी, वो कहां जाएंगे, उनके जीवन पर क्या असर पड़ा, यही तो हम लोग आज पढ़ेंगे और उसका अध्ययन कर रहे हैं। आपने देखा कि हमारे पास बहुत बड़ी मात्रा में क्या था बच्चों, जंगल हुआ करते थे, लेकिन मनुष्य ने क्या करा, भारतीयों ने अंग्रेजों के लालच में ज्यादा खेती के लिए क्या करा बच्चों, जंगलों को समाप्त कर दिया। और अब लगभग आधे से ज्यादा जमीन पर आपको खेती के ही क्या दिखती है, उपस्थिति दिखती है। आगे की बात करेंगे कि औपनिवेशिक शासकों पर, औपनिवेशिक शासन में क्या होता है बच्चों, हमारे जंगलों पर क्या असर पड़ता है, यानी कि जब एक देश ने दूसरे देश को गुलाम बनाया तो उससे जंगलों पर क्या असर पड़ा। चलिए एक एक कर देख लेते हैं। पूरी दुनिया के अंदर क्या था, औपनिवेशिकों, उपनिवेशकों का मतलब क्या होता है, वो देश जो दूसरे को गुलाम बनाते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत हुआ करें इस वर्ड के साथ जिसका नाम है उपनिवेश। उपनिवेश का मतलब होता है गुलाम बना लेना, कब्जा कर लेना। जैसे क्या था बच्चों, भारत को गुलाम बनाया गया था, उपनिवेश बना दिया गया था, किसका,
ब्रिटेन का अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। पूरी दुनिया के अंदर जो गुलाम बनाते थे दूसरे देशों को, जो उपनिवेश बनाते थे, उनका मानना था कि क्या है बच्चों, बियाबान हिस्से पर कब्जा कर लेना चाहिए। बियाबान का मतलब क्या होता है? बियाबान का मतलब होता है जंगल। ठीक है, बियाबान का मतलब क्या होता है? जंगल। जितने भी यूरोपियन देश थे, आप यूरोप के जितने भी देशों को देखेंगे, अमेरिका को देख, आप जितने भी यूरोप के देशों को देखते हैं, जैसे ब्रिटेन को देखते हैं, आप फ्रांस को देखते हैं, जर्मनी को देखते हैं, तो इन सभी देशों की यही सोच थी कि जितने भी इन्होंने गुलाम देश बनाए थे, भारत के देशों, अफ्रीका के देशों, लैटिन अमेरिका के देशों या फिर आपके पूर्वी एशिया के देशों, इन सभी देशों के अंदर इनका मानना था कि अगर यहां पर कोई जंगल है, कोई बियाबान है, तो इनको क्या कर देना चाहिए, इनको क्या करना चाहिए, उस पर कब्जा कर लेना चाहिए। ये औपनिवेशिक लोग पूरे पूरे देश पर तो कब्जा करते ही थे, उसके साथ साथ ये कब्जा भी कर लेते थे जंगलों के ऊपर। ठीक है, ये जंगलों का प्रयोग क्यों करते थे? क्योंकि इसका प्रयोग इनको क्या करना था, क्योंकि ये इसका इस्तेमाल करते थे। किस लिए? व्यावसायिक तौर पर ये इसका प्रयोग किया करते थे। व्यावसायिक तौर का मतलब क्या है कि इन जंगलों से उनको अलग अलग प्रकार के, क्या है बच्चों, अलग अलग प्रकार के संसाधन मिल जाया करते थे। उनको मिल जाया करते थे पेड़ पौधे, फूल पत्ती, और इनका प्रयोग अलग अलग वस्तुओं में, अलग अलग रूपों में किया जाता था। इससे उन्हें क्या मिलता था? इससे, इन जंगलों से मुख्य तौर पर उन्हें जूट मिल जाया करता था, गन्ना मिलता था, गेहूं, कपास जैसी व्यावसायिक फसलों का उत्पादन होता था। इन क्षेत्रों के आसपास क्या हो जाता था बच्चों, उनको इस प्रकार की महत्वपूर्ण बिकने वाली जो फसलें हैं उनका वहां पर उत्पादन हो जाया करता था। तो मुख्य तौर पर आपने क्या पाया कि अधिकतर जो बड़े देश थे, जो यूरोप के ताकतवर देश थे, चाहे ब्रिटेन हो, आपका फ्रांस हो, आपका क्या हो जर्मनी हो, इन्होंने अपने दूसरे क्या करा बच्चों, दूसरे देशों पर कब्जा किया। इन दूसरे देशों पर कब्जा करने का मुख्य उद्देश्य था वहां के जंगलों पर कब्जा करना। इन जंगलों में प्राकृतिक संसाधन मौजूद थे, प्राकृतिक वनस्पतियां मौजूद थे, और उसी के साथ साथ क्या है बच्चों, व्यावसायिक फसलें भी इसके आसपास उगाई जा रही थी। तो व्यावसायिक फसलों की प्राप्ति के लिए और इसी के साथ साथ कीमती जड़ी बूटी, कीमती वनस्पतियों के प्राप्ति के लिए इन देशों ने क्या करा, दूसरे देशों पर कब्जा किया। तो मुख्य तौर पर आपने क्या देखा बच्चों, इन क्षेत्रों के आसपास गन्ना, उसी के आसपास आपने क्या देखा बच्चों, गेहूं, और उसी के आसपास आपने क्या देखा बच्चों, आपका कपास, इनका उत्पादन देखा गया। अच्छा, यूरोप के अंदर क्या है कि अंग्रेज जो थे या फिर यूरोप के जो देश थे, हमारा जर्मनी हुआ, हमारा फ्रांस हुआ, हमारा ब्रिटेन हुआ, ये सभी देश गन्ने के लिए, गेहूं के लिए, कपास के लिए इतने उतावले क्यों थे कि वो लाखों लाख किलोमीटर दूर किसी देश को कब्जे में करे हुए थे? कारण ये था कि इनके खुद के क्षेत्र में क्या था बच्चों, यूरोप में बढ़ती हुई जो शहरी आबादी थी उसका पेट भरने के लिए उनको जरूरत होती थी। क्या था, इनके क्षेत्र के अंदर भी क्या हो गया था, जनसंख्या बढ़ गई थी। तो अपने क्षेत्र की जनसंख्या का पेट भरने के लिए अब ये किस तरफ जा रहे थे, उन क्षेत्रों में जा रहे थे जो बहुत ज्यादा उपजाऊ थे, जहां पर बहुत ज्यादा फसल पैदा होती थी। भारत भी कृषि प्रधान देश रहा है, अब भी है, आप जानते हैं, और इसी वजह से ये भी एक मुख्य कारण था कि अंग्रेजों ने क्या करा था बच्चों, भारत को कब्जे में करने की कोशिश करी थी, और जिसमें वो सफल भी हो गए थे। आगे की बात को देखते हैं कि जब कोई देश किसी देश को कब्जे में कर लेता है, यानी कि उपनिवेश बना लेता है, तो वहां के जंगलों पर क्या और असर पड़ता है। देखिए, यूरोप में क्या हुआ था, यूरोप में जो बढ़ गई थी जनसंख्या और वहां की जो बढ़ती हुई शहरी आबादी थी, उसका पेट भरने के लिए क्या था बच्चों, बहुत ज्यादा समस्या खड़ी हो गई थी। और इन्हीं जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि यूरोप के अंदर जो लोग थे और उनका पेट भरना था, क्योंकि बहुत सारी जनसंख्या थी, अब जो वहां के शासक थे, यूरोपीय देशों के शासक थे, वो अपनी जनता का पेट भरना चाहते थे, और इसीलिए क्या करते हैं, वो अब वहां पर क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से चीजों की डिमांड करते हैं। तो यूरोप के अंदर डिमांड थी, ब्रिटेन के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, इन सभी पदार्थों की, और इसी वजह से क्या हो रहा था, भारत जैसे देश और अफ्रीका के दूसरे ऐसे देश जहां पर इनका उत्पादन ज्यादा मात्रा में होता था, इनको गुलाम बनाया गया ताकि यूरोप के लोगों की मांगों को पूरा किया जा सके। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जरूरत की मांग थी, क्या था कि सिर्फ पेट भरने के लिए ऐसा किया जा रहा था। आपको बताया ना कि यूरोप के अंदर क्या हुआ था, यूरोप के अंदर उद्योग धंधे खुल गए थे। उद्योग का मतलब क्या है भैया, औद्योगिकरण हो गया था। यूरोप के अंदर औद्योगिकरण हुआ था। औद्योगिकरण का मतलब जरूरत से ज्यादा क्या हुआ था बच्चों, बहुत सारी फैक्ट्रीज खुल गई थी। और जब ये फैक्ट्री है, मान लीजिए कपड़े की फैक्ट्री है, अब कपड़े को आपको बनाना है तो आपको क्या करना होगा, कपड़े को बनाने के लिए आपके पास कपास होना चाहिए। और यूरोप जैसे देश में कपास की ज्यादा उपयोगिता थी नहीं, वहां पर ज्यादा कपास पैदा नहीं होता था, वो तो भारत जैसे देश में होता था। क्या है बच्चों, कपड़े का उत्पादन करने के लिए, खाने के और पदार्थों का उत्पादन करने के लिए, जो भी कोई आपका सामान है, जो भी आपका बना हुआ तैयार सामान है, कपड़ा बनेगा किससे, कपास से बनेगा। कपास उन्हें भारत से मिल रहा था। खाने का कोई पदार्थ है, वो उनको कहां से मिलता था, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए। किसी भी वस्तु को बनाने के लिए जो कच्चा माल प्राप्त होता है ना बच्चों, उसकी जरूरत बढ़ने लगी। कपास की जरूरत बढ़ गई, गन्ने की जरूरत बढ़ गई, ऐसे ही गेहूं की जरूरत बढ़ गई। और इसी वजह से क्या हुआ, अधिक से अधिक
दूसरे देशों पर कब्जा किया जाने लगा ताकि क्या किया जा सके, अपने देश की जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो रॉ मटेरियल क्या है, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए, जिससे उद्योग धंधों में तेजी हो सके, इस प्रकार की चीज को आगे बढ़ाया गया। अगर आप यहां पर देखें, साल 1880 से साल 1920 के बीच की बात है। क्या है, इस समय के अंतर्गत आप देखते हैं कि खेती की जमीन में 6.7 मिलियन हेक्टेयर की क्या हो गई, इजाफा हो गया। पूरी दुनिया के अंदर क्या है बच्चों, 1880 से 1920 के अंतर्गत दुनिया के अंदर जो जंगल थे उनको समाप्त किया गया और मुख्य तौर पर क्या हुआ, खेती की जमीन बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी, एक तो शहरों के अंदर जनसंख्या बढ़ रही थी, इसी वजह से जंगलों को समाप्त किया गया। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था कि देशों को गुलाम बनाया गया, और जो क्या थे, जिन देशों ने गुलाम बनाया था किसी दूसरे देश को, वो देश क्या कर रहे थे, वो अपने आप को मजबूत करने के लिए अपने देशों में मौजूद जो उनकी फैक्ट्री थी उनमें क्या था बच्चों, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए जंगलों का सफाया कर रहे थे। और इसी कारण आपने देखा कि जनसंख्या बढ़ने के कारण खेतों को बनाया गया, खेतों को बनाने के लिए जंगलों को समाप्त किया गया, शहरों के जो लोग थे उनके पेट को भरने के लिए, और इससे जो हमारे जंगल थे, जंगल की वनस्पति, जंगल के जीव, उनका जीवन खतरे में आ गया। गुलाम जो देश बनाए गए थे उनको, जो गुलाम देश थे जिन्होंने किसी देश को गुलाम बनाया था, अपने आप को तो वो मजबूत करने के लिए क्या कर रहे थे, किसी एक देश से कच्चे माल की प्राप्ति कर रहे थे। ये हमारी आज की क्लास के महत्वपूर्ण बिंदु रहे। अब चलिए जी 1 मिनट रिवीजन की ओर चल लेते हैं। सबसे पहले यही जानते हैं कि हमने क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा। वन्य समाज और उपनिवेशवाद की बात हो रही है। वन्य समाज का क्या मतलब रहा, वन्य समाज का मतलब रहा कि वन में रहने वाला समाज। भाई जंगल में कौन रहता है, जंगल में हमारे लोग रहते हैं, आदिवासी लोग। कौन होते हैं आदिवासी लोग, ये वो लोग हैं जो क्या है बच्चों, समुदाय में रहते हैं, यानी कि ग्रुप में रहते हैं या फिर समूह में रहते हैं। ये प्राचीन तरीके से अपने जीवन को मुख्य तौर पर व्यतीत करते हैं, ये प्राचीन परिधान पहनते हैं, इनकी अपनी एक भाषा होती है और ये अपनी संस्कृति पे बहुत ज्यादा क्या करते हैं, सम्मान करते हैं। ये मुख्य धारा का मतलब क्या है, ना तो ये शहरों से जुड़े होते हैं, ना तो ये गांवों से जुड़े होते हैं, और ना ही क्या करते हैं बच्चों, ये किसी और समुदाय से जुड़े होते हैं। ये तो सिर्फ अपने ही कबीले के अंदर अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। किसी भी देश के अंदर क्या है, आपको आदिवासी लोग दिख जाते हैं। आवश्यकता क्यों पड़ रही है इन आदिवासी लोगों के बारे में पढ़ने की, भाई ये हमारे देश के नागरिक हैं। इन्होंने क्या करा है बच्चों, इन लोगों की भी हमारे देश के अंदर बहुत जबरदस्त उपयोगिता है। भारत देश के नागरिक हैं, इन्होंने भी क्या करा है बच्चों, बहुत जबरदस्त शोषण को बर्दाश्त किया है। जैसे भारत के अंदर शहर के लोगों का शोषण किया अंग्रेजों ने, गांव के लोगों का शोषण किया, चरवाहों का शोषण किया, ऐसे ही भारत के आदिवासियों का भी शोषण किया। कैसे शोषण किया कि जब किसी अंग्रेज ने क्या करा बच्चों, जब भारत को गुलाम बनाया गया या फिर दुनिया के और दूसरे देशों को गुलाम बनाया गया, तो जो वहां के जंगल थे उनको पूर्णतः समाप्त किया गया। क्यों समाप्त किया गया, क्योंकि यूरोप के देशों में, यूरोप के जो देश है वहां पर मुख्य तौर पर आप देख रहे थे कि वहां पर क्या था बच्चों, वहां पर जरूरत थी किस चीज की, वहां पर गेहूं की आवश्यकता थी, वहां पर कपड़ा बनाने के लिए कपास की आवश्यकता थी। इसीलिए क्या किया गया बच्चों, जंगलों को साफ किया गया, खेती की गई, कपास की खेती की गई, गेहूं की, और इसके द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति की गई। यह बताया गया कि दुनिया के अंदर क्या हो गया बच्चों, 1880 से लेकर लगभग 1930 का जो समय रहा है, इसके अंदर 6.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर खेती की जमीन बढ़ गई है और हमने जंगलों को समाप्त कर दिया। क्यों, क्योंकि हमारे जो पूरा विश्व है, ठीक है, वहां पर क्या हुआ है, जनसंख्या बढ़ी है, और जब जनसंख्या बढ़ जाती है तो जनसंख्या का पेट भरने के लिए खाने की आवश्यकता होती है, और खाने की प्राप्ति के लिए क्या किया गया, जंगलों को समाप्त किया गया, जिससे एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। क्योंकि जो जंगल में रहने वाले हमारे जीव जंतु थे, वनस्पति थी, वो समाप्त हुए, और जो जंगल के आदिवासी थे उनको भी बहुत जबरदस्त तौर पर नुकसान झेलना पड़ा। तो ये तो हमारी अब तक की पूरी क्या रही बच्चों, कहानी जो हमने आज के लेक्चर में पढ़ी है, उसको हमने क्विकली रिवाइज किया। तैयार हो जाइए, अब हम लोग क्विज की ओर जाएंगे। आपके सामने आज की क्लास का पहला सवाल है, इनमें से वाणिज्यिक अथवा नकदी फसल कौन सी है, जूट, कपास, गन्ना या फिर उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। आज भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग कृषि के अधीन है, भारत के अंदर कितने प्रतिशत भाग पर वर्तमान समय में खेती की जा रही है।
अगले सवाल की ओर बढ़ लेते हैं। यहां पर लिखा है कृषि भूमि के विस्तार का क्या बुरा परिणाम हुआ। जब कृषि बढ़ने लगी तो उसका क्या बड़ा बुरा रिजल्ट आया। वनों का विनाश हुआ, उद्योगों को बंद करना पड़ा, कच्चे माल का विनाश हो गया या फिर उत्पादन में कमी हो गई। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। यहां पर पूछा जा रहा है कि ईंधन के लिए कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर जंगलों को साफ कर दिया गया था। बहुत प्यारा सवाल है, हमने अभी अभी इसको बताया, इसका आपको आंसर बताना है। चलिए, ये तो हमारा क्विज का समय रहा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एक एक कर पीछे चलेंगे। पहला सवाल रहा कि इनमें से वाणिज्य अथवा नकदी फसल, नकदी फसल का मतलब क्या है कि भैया इनकी बहुत ज्यादा क्या होती है बच्चों, डिमांड होती है, मांग होती है, और इनके लिए लोग नगद में पैसा देने को तैयार होते हैं। ठीक है, उनको नकदी फसल कहा जाता है, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। तो इनमें से वो कौन सी फसल है जिनको वाणिज्य फसल कहा गया। आपसे बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था। जूट, कपास, गन्ना, इन सभी की डिमांड और मांग पूरे समाज में, पूरे देश में, पूरे विश्व में बहुत ज्यादा है, और इसी वजह से इन्हें वाणिज्य फसल या फिर नकदी फसल कहा जाता है। उपरोक्त सभी आपका सही आंसर रहा। आज भारत की कुल भूमि का लगभग कितना प्रतिशत भाग क्या है कृषि के अधीन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत सिंपल सवाल था, और यहां पर आपका ऑप्शन रहा कि आधे से ज्यादा जो भारत की भूमि है उस पर आप क्या देख लेते हैं, कृषि के लिए वो प्रयोग की जा रही है। तो भारत की लगभग 50% भूमि पर कृषि हो रही है। जब भूमि बढ़ने लगी, जब क्या होने लगा बच्चों, कृषि के लिए जो हमारी जमीन थी, खेती के लिए जो हमारी जमीन थी, हम उसको आगे बढ़ाते गए। तो इससे क्या हुआ, हमारे जंगल समाप्त होते गए। क्या होते गए, हमारे जो जंगल के पेड़ थे वो क्या हो गए, समाप्त हो गए, और कृषि के लिए खेतों को स्थापित किया जाने लगा। क्या हुआ, इससे जंगलों का विनाश हो गया, जंगल समाप्त हो गए, और खेती के लिए क्या किया जाने लगा, खेतों को स्थापित किया जाने लगा, ताकि लोगों के पेटों को भरा जा सके, ताकि वो भूखे ना रहें। अगला सवाल, ईंधन के लिए कितने मिलियन वर्ग किलोमीटर जंगलों को साफ कर दिया गया था। इंग्लैंड के क्षेत्र में, यूरोप के देशों में जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, वहां पर मशीनों को जलाने के लिए ईंधन की आवश्यकता पड़ती थी। ईंधन लकड़ियों से प्राप्त हो रहा था, और इन्हीं ईंधनों को क्या है बच्चों, लकड़ियों को प्राप्त करने के लिए जंगलों को समाप्त किया गया। कितने प्रतिशत क्या थे बच्चे, जो हमारा वर्ग किलोमीटर था जंगल का, उसको समाप्त किया गया। तो 13.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर जो आपका जंगल था उसे समाप्त कर दिया गया था। ऑप्शन बी was the right option। अब यहां पर आपके सामने क्या है, कुछ सवाल हैं आज की ही क्लास से संबंधित। पहला सवाल है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद क्या है, इसको बताइए। क्या वन्य समाज से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोगों को बताना होगा। उपनिवेशवाद का वन्य समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको पारिभाषित कीजिए। उपनिवेशिक शासन का वनों पर क्या असर पड़ा, ये बताइए कि जब किसी एक देश ने दूसरे देश को गुलाम बना लिया तो उससे क्या फर्क पड़ा। वन विनाश से आप लोग क्या समझते हैं, उसे क्या कहते हैं, ये बताइए। वाणिज्य तथा नकदी फसलें कौन सी हैं, आप लोग उस पर टिप्पणी कीजिए या फिर उनके बारे में बताइए। तो आपको आज की क्लास के होमवर्क के क्वेश्चंस दिए गए। अब हो जाइए तैयार कि आने वाली क्लास में आप और मैं किन बातों को पढ़ेंगे। अपनी आने वाली क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। ठीक है, और इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, उपनिवेशिक शासन, यानी कि जब किसी एक देश ने दूसरे देश पे कब्जा किया तो उसके जंगलों को कैसे पूर्णतः नुकसान पहुंचाया, उसका अध्ययन करेंगे। और बागान ये क्या होते हैं, इससे कैसे आदिवासी प्रभावित हुए, हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि हमारी जो आज की क्लास हुई, जिसके अंदर आपने मुख्य तौर पर यह जाना, समझा और पढ़ा कि किसी भी देश के अंदर जो वहां के आदिवासी हैं वो भी प्रभावित हुए थे गुलाम बनाए जाने के साथ ही, और उससे उनके घर के आसपास और क्या असर पड़ा उसका अध्ययन किया। जंगल हमारे कम होने लगे, खेती की जमीन बढ़ने लगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ी, उद्योग बढ़े। इनको हम और अच्छे तरीके से अपने आने वाली क्लास में बहुत गहराई से समझेंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप लोग हमारे साथ क्या होंगे बच्चों, और अच्छे तरीके से अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों से लेता हूं विदा, तब तक आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।